स्वागत है आपका हॉरर हिंदी हब में। हर रात एक नई डरावनी कहानी, एक अनसुलझा रहस्य और एक नया डर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं क्या है आपका सबसे बड़ा डर। सुनिए आज की कहानी। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैली वीरानी और उन सब के बीच भानगढ़ का किला, जो सदियों से खंडहरों में तब्दील होकर भी अपनी दहशत और रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। दिन के उजाले में यह किला बस एक पुरानी इमारत लगता है, लेकिन जैसे ही शाम के साए गहराते हैं, यहाँ की हवा में एक अजीब सी घुटन भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर, हर टूटी दीवार कोई अनकही चीख दबाए बैठी है। मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस रहस्य की गहराई में उतर गया और शायद कभी पूरी तरह लौट ही नहीं पाया। आदित्य दिल्ली का रहने वाला, पढ़ाई में ठीक ठाक, पर असली जुनून उसे था रहस्यमयी जगहों और डरावनी कहानियों का। उसके लिए डर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण था। घर में माँ की डांट, दोस्तों की हंसी, सबके बावजूद वो भूत प्रेत, आत्माओं और श्रापों के बारे में पढ़ता, वीडियो देखता और खुद से पूछता, क्या ये सब सच है या बस लोगों की कल्पना। एक दिन जब उसने YouTube पर भानगढ़ की एक डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उसके मन में एक बेचैन करने वाली जिज्ञासा जाग गई। उसने ठान लिया, अब की बार खुद जाकर देखेगा कि वहां सच में क्या है। आदित्य ने अपनी इस यात्रा की किसी को भनक तक नहीं लगने दी। उसने अपने बैग में कैमरा, टॉर्च, डायरी, कुछ स्नैक्स और एक पुराना ताबीज रख लिया, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। शायद मन ही मन उसे भी डर था, पर वो खुद को बहादुर मानता था। जयपुर से भानगढ़ का सफर उसने लोकल बस में तय किया। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, रास्ते में गांव के लोग भी किले की तरफ देखने से बच रहे थे। जैसे जैसे किला करीब आता गया, हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ती जा रही थी। भानगढ़ के गेट पर पहुंचते ही आदित्य को लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके सामने खड़ी हो गई हो। गेट के ऊपर सरकारी बोर्ड टंगा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, यही तो असली मजा है। किले के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बाकी दुनिया से अलग है। हर दीवार पर अजीब से निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिए हों। दूर कहीं कोई दरवाजा धीमे धीमे चरमरा रहा था और एक कोने में जंग लगी घंटी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी अनदेखी हवा ने उसे छू लिया हो। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और हर जगह रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो महल के अलग अलग हिस्सों में गया, राजकुमारी रत्नावती का महल, बावड़ी, तांत्रिक सिंघिया की कुटिया और वो जगह जहां कहा जाता है कि श्राप की शुरुआत हुई थी। हर जगह उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कभी कभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती, पर जैसे ही वो पलटता, वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं होता। उसने डायरी में लिखा, किले की दीवारों में कुछ है जो आंखों से नहीं, बस दिल से महसूस होता है। शाम ढलने लगी, सूरज की रोशनी दीवारों से फिसलने लगी और किले का सन्नाटा और गहरा हो गया। आखिरी टूरिस्ट ग्रुप बाहर निकला और गार्ड ने आदित्य को देखकर कहा, बेटा, अब निकल जा, रात को यहां कोई नहीं रुकता। लेकिन आदित्य ने खुद को एक कोने में छुपा लिया। जैसे ही अंधेरा गहराया, हवाओं में एक अजीब सी गंध घुल गई, सड़ी हुई चीजों की, सीलन की और कहीं कहीं धुएं की। किले की दीवारों पर छायाएं लहराने लगीं और हर कोना जैसे सांस ले रहा था। रात करीब 10 बजे आदित्य ने कैमरे की बैटरी चेक की, तो देखा कि वो अचानक तेजी से खत्म हो रही है। उसने सोचा, शायद ठंड की वजह से हो रहा है। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, तो देखा कि एक टूटी सीढ़ी के पास धुंधली सी आकृति बैठी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और बाल बिखरे हुए थे। आदित्य ने कैमरा झूम किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लर दिखा। उसने आवाज लगाई, पर वो आकृति हिली तक नहीं। तभी अचानक वो आकृति गायब हो गई और उसी पल आदित्य के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई,
यहां से चले जाओ। आदित्य का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब उसका वहम है, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा, बर्फ जैसा। उसने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई अब दो हो गई थीं, एक उसकी और एक किसी और की, जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उसने टॉर्च उस पर डाली और वो परछाई दीवार में समा गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसने डायरी में लिखा, कुछ है यहां जो चाहता है मैं यहां न रहूं। रात और गहरी हो गई। हवाओं में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि किसी के सांस लेने की आवाज भी घुल गई थी। आदित्य ने खुद को तांत्रिक सिंघिया की कुटिया के पास पाया। वहां की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे और एक कोने में राख की ढेर थी, जिसमें से कभी कभी धुआं उठता था। उसने कैमरा उस तरफ किया तो स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा उभर आया, काला, आंखें लाल और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। कैमरा अपने आप बंद हो गया और बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। आदित्य भागकर किले के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचा, जहां कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा भटकती है। वहां पहुंचते ही दरवाजे अपने आप चरमराकर बंद हो गए। कमरे में तापमान अचानक गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर खून के ताजे धब्बे उभरने लगे और फर्श पर पानी जैसा कोई तरल बहने लगा, जिसमें से सड़ी गंध आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि कमरे के एक कोने में सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ और पैरों के पास खून की धार बह रही थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखें सीधी आदित्य की आंखों में गड़ गईं। उन आंखों में इतनी नफरत, इतनी पीड़ा थी कि आदित्य का शरीर सुन्न पड़ गया। उस औरत ने आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके छूते ही आदित्य को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही है। उसे अपने चारों ओर आग की लपटें दिखीं, सैकड़ों जली हुई लाशें, और हर लाश की आंखें खुली हुई सीधी उसकी तरफ देखती हुई। उसे अचानक महसूस हुआ कि वो अब भानगढ़ में नहीं, बल्कि किसी और ही समय में है। महल जल रहा था, लोग चीख रहे थे, और एक तांत्रिक जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं, राजकुमारी रत्नावती को श्राप दे रहा था। यहां कोई सुख से नहीं रहेगा, सबकी आत्माएं भटकेंगी। आदित्य की चीख उसके गले में ही फंस गई। तभी तांत्रिक की आत्मा एक काले धुएं की तरह उसके चारों तरफ लिपट गई और हर तरफ से आवाजें आने लगीं। अब तू भी हमारा हिस्सा है। आदित्य को लगा जैसे उसकी सांसें थम रही हैं। कमरे की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें उभर आईं। यहां से भाग जा, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी कमरे की छत से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा और उसमें से तांत्रिक की डरावनी हंसी गूंजने लगी। आदित्य की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। राजकुमारी की चीखें, तांत्रिक का श्राप और हर तरफ से आती फुसफुसाहटें। अब तेरी बारी है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो किले के बाहर पड़ा था, शरीर पर खरोंचें, कपड़े फटे हुए और दिमाग सुन्न। कैमरा वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी थी। डायरी के पन्ने फटे हुए थे और उस पर खून से लिखा था, तू बच नहीं पाएगा। आदित्य घर तो लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अब हमेशा डर रहता था। वो किसी से बात नहीं करता, रात को चीख कर उठ जाता। डॉक्टर ने कहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, पर उसकी मां जानती थी कि उसके बेटे ने कुछ ऐसा देखा है जो इंसान नहीं देख सकता। कई साल बाद आदित्य की मां को उसकी अलमारी में एक पुराना कैमरा मिला। उसमें एक वीडियो फाइल थी। आदित्य किले के अंदर भाग रहा था और उसके पीछे वही औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखों से खून बहता हुआ। वीडियो के आखिरी फ्रेम में कैमरा गिर गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखा, राजकुमारी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली। अब तेरी बारी है। आज भी जब कोई भानगढ़ के किले के पास जाता है तो सुन सकता है टूटी दीवारों के बीच से आती फुसफुसाहटें और कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी के चीखने की आवाज। लोग कहते हैं वहां मत जाना, लेकिन अगर कभी जाना पड़े तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि कुछ डर सिर्फ डर नहीं, वो श्राप बनकर हमेशा के लिए इंसान की रूह में बस जाते हैं। और अगर आपको लगे
कि कोई आपकी परछाई के साथ साथ चल रहा है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि भानगढ़ के किले में हर परछाई का अपना अतीत होता है।